नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसका मतलब है 16 सेट ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। उनको आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और डिटेल क्लास भी देखना नहीं भूलना है। वीडियो को आप जो है शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 17, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन मिल जाता है एम एस डॉस या यूनिक्स। इसमें कमांड लाइन इंटरफेस में सिस्टम डाटा प्राप्त करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग होती है। तो यहाँ पे आप देखिए VAR यानी कि वर्जन कमांड, डेट कमांड, टाइम कमांड, इसका मतलब ये तीनों उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे VAR कमांड की, तो ये वर्जन दिखाने के लिए, डेट कमांड डेट दिखाने के लिए, अगर बदलना है तो बदल भी सकते हैं। टाइम कमांड टाइम दिखाती करंट, और अगर यूज़र बदलता है तो बदल भी सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों कमांड यहाँ पे यूज़ की जाती है। और यूनिक्स लाइनेक्स इक्विवेलेंट अगर देखें तो यह यू नेम यानी कि ए सिस्टम इन्फॉर्मेशन डेट करंट डेट के लिए, अप टाइम बोले तो सिस्टम टाइम के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। मॉनिटर जो कि कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है आउटपुट डिवाइस के लिए, तो यहाँ पे एक टीवी सेट की तरह उपयोग होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें आप देखिए ब्रॉडकास्ट सिग्नल रिसीव नहीं कर सकते, वर्क ओनली एज आई स्पीकर नहीं, सो मूविंग पिक्चर नहीं। यहाँ पे डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सिर्फ वही दिखाने का काम करता है मॉनिटर। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे आप देखोगे मॉनिटर और टीवी दोनों ही डिस्प्ले डिवाइस है, परंतु मॉनिटर सिर्फ कंप्यूटर के आउटपुट को दिखाता है, ना कि टीवी जैसे ब्रॉडकास्ट सिग्नल, सैटेलाइट है, एंटीना, इनका उपयोग करके यहाँ पे दिखाता है। हालांकि आप टीवी ट्यूनर लगाकर क्या कर सकते हैं, इसमें टीवी जैसी फैसिलिटी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे बाकी चीज़ें जो मॉनिटर है, मॉनिटर के CRT जो टाइप है, कैथोड रेज ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, OLED ऑर्गेनिक LED, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर ब्रॉडकास्ट चीज़ों को रिसीव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिकल जो डेटा ट्रांसमिशन है उसका प्रयोग करने के क्या लाभ है। तो इससे क्या हो जाता है, लेस सिक्योरिटी नहीं, हाई अटेंशन नहीं मिलता यहाँ, लिमिटेड डिस्टेंस नहीं, हाई स्पीड एंड लार्ज बैंडविड्थ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा जो फाइबर ऑप्टिक डेटा ट्रांसमिशन है उसमें इंफॉर्मेशन को लाइट सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। इस कारण इसका लाभ है हाई स्पीड और लार्ज बैंडविड्थ हो जाता है। फाइबर ऑप्टिक में कॉपर वायर की तुलना में बहुत कम सिग्नल लो यानी अटेंशन, एक प्रकार से मतलब सिग्नल लॉस बहुत कम होता है। लॉन्ग डिस्टेंस पर भी रिलायबल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। साथ ही फाइबर ऑप्टिक में डेटा ट्रांसमिशन अधिक सिक्योर हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, हाई स्पीड है, लार्ज बैंडविड्थ है, लो अटेंशन है, इसके अलावा आप देखोगे हाई सिक्योरिटी है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इन्फ्रेंस रहता है वो भी यहाँ पे इसका असर नहीं देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है उसमें फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है एक प्रकार का, मतलब विंडोज़ एक्सप्लोरर बोले तो विंडोज़ के साथ ई। तो इस प्रकार से देखिए फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसमें आप देखोगे कोई भी फोल्डर में कहीं भी जाकर आप जो है कॉपी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर कंप्यूटर का फाइल फोल्डर को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, और ये फैसिलिटी GUI बेस्ड हमको प्रदान करता है। जैसे हम देखेंगे विंडोज़ 8 और उसके बाद के वर्जन में आप देखोगे तो टैब फॉर्मेट में, मतलब अभी विंडोज़ 11 में तो टैब फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिल जाता है। टैब बोले तो जैसे गूगल क्रोम की टैब होती है वैसे। तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी होती है। विंडोज़ एक्सप्लोरर वर्सेस फाइल एक्सप्लोरर की बात करें तो यहाँ विंडोज़ एक्सप्लोरर XP विंडोज़ 7 तक था, और फाइल एक्सप्लोरर आ गया आपका विंडोज़ 8 के बाद में। ठीक है, तो नाम चेंज हो गया, और विंडोज़ की के साथ में ई हम प्रेस करते हैं तो विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाती है या फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट है US सरकार के किस विभाग ने इंटरनेट को शुरुआती स्तर पर बनाया था। तो इसका नाम था डारपा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार की एडवांस मतलब डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया, जिसका नाम था डारपा 1960 में। और ये ARPANET था यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसके द्वारा विकसित किया गया था। और ये प्रारंभिक रूप था, और ARPANET को ही बाद में यहाँ इंटरनेट की संज्ञा दी गई है। 1969 में ARPANET इनिशियल रूप से यहाँ बनाया गया। फर्स्ट रूप से यूनिवर्सिटीज़, डिफेंस लैब, इनके अंतर्गत इसका यूज़ किया गया। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुख्य फीचर थी। 1969 में ARPANET 80 में TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया गया जो कि ट्रांसमिशन का स्टैंडर्ड है। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया WWW,
और आज देखें तो ग्लोबल इंटरनेट के रूप में ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे एक सेल जो है जो कि आपके एक्सेल में दिखाई देता है, तो वो किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी कि कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे रो और कॉलम से मिलकर बना है आपका क्या, वर्कशीट। तो जो रो है मान लीजिए A1 है और यहाँ पे आपका मिल जाएगा यहाँ 1 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा A। तो A मिल मतलब कॉलम और 1 मतलब रो, तो A और 1 को मिलाकर जो बना है वो डिब्बा क्या कहलाता है, चौकोन बॉक्स, वो सेल कहलाता है। यानी कि रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करने के बाद जो बनता है, काटने के बाद वो बन जाता है आपका क्या, सेल बन जाता है। तो ए आपका राइट आंसर है। यहाँ आप देखोगे भी तो ए और 1 मिलकर क्या बनेगा, A1 मिल जाएगा। सी और 5 मिलकर C5 बन जाएगा। सेल में आप टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला, ऑटो फिल, ऑटो कंप्लीट, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, नंबर भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो कौन सी कमांड फाइल्स और डायरेक्टरी के नाम को जो है बिना साइज, डेट और टाइम के जानकारी के डिस्प्ले करता है। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टरी कमांड है, DIRW करके हम करेंगे तो यहाँ पे जो है बिना साइज, बिना डेट, बिना टाइम के जानकारी को प्रदर्शित कर देगा। DIRW डॉस के अंतर्गत ये कमांड मिल जाती है डायरेक्टरी की लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम जो है DIR के अंतर्गत P दिखाएंगे तो ये पेज वाइज दिखाएगा, DIR के साथ S दिखाएंगे तो सब डायरेक्टरी सहित दिखाएगा, DIR के साथ A ऑप्शन उपयोग करेंगे, सब ऑप्शन है, स्लैश के साथ जो उपयोग किए जाते हैं वो सब क्या है, ऑप्शन है। हिडन फाइल से जो भी हो होती है उसको दिखाने का काम करेगा DIRA। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नहीं पूछा या नहीं पूछा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है। नॉन वॉलेटाइल मतलब हो जाता है स्थायी मेमोरी। ठीक है, स्थायी मेमोरी नहीं है। तो स्थायी मेमोरी कौन है भाई, हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी है, रोम स्थायी है, फ्लैश मेमोरी बोले तो पेन ड्राइव, SSD, ये भी स्थायी मेमोरी है, मेमोरी कार्ड भी स्थायी है। पर रैम आपकी वॉलेटाइल है, यानी कि अस्थाई है। अस्थाई मतलब हो जाता है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जो बदल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद, इसका मतलब उसमें स्टोर डाटा हट जाएगा। तो ये रैम यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी दो वेराइटी होती है, यानी कि एस रैम हो जाती है जो कि कैश का काम करती है, और एक डी रैम हो जाती है जो कि फाइनली हमारी DDR1 DDR2 इस प्रकार से काम करती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है HTML5 जो टैग है वो एक प्रकार से, इसमें देखो HTML5 में यूट्यूब वीडियो को प्ले करने के लिए, जैसे हम वेबसाइट में अगर यूट्यूब वीडियो डालना है तो उसके लिए क्या उपयोग करेंगे, उसके लिए उपयोग करेंगे आई फ्रेम का। क्या उपयोग करेंगे, आई फ्रेम, यानी कि बी राइट आंसर है। जैसे वेबसाइट में चलेंगे, वर्डप्रेस में कभी मैं दिखाऊंगा आपको तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, देखिए जो आई फ्रेम टैग है उसको उपयोग किया जाता है। वीडियो टैग केवल लोकल सर्वर होस्टेड वीडियो के लिए हो जाता है, MP4 वेबकैम के लिए। यूट्यूब जैसी एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग के लिए आपको आई फ्रेम की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आई फ्रेम लगाया आपने, हाइट बिट आप दे दोगे, उसके बाद आप SRC में वीडियो की लिंक देना है। ठीक है, प्ले जो फ्रेम होल्डर है, फ्रेम बॉर्डर है 0, इसके अलावा जो भी है अलाउ फुल स्क्रीन, सारी चीज़ें आप देकर क्या कर सकते हैं, आई फ्रेम को क्लोज। तो इस प्रकार आपका जो वीडियो है यूट्यूब का वहाँ चल जाएगा आपकी वेबसाइट में। नेक्स्ट यहाँ देखोगे तो वीडियो, ये सारे टैग मैंने बता दी। एम्बेड मतलब मल्टीमीडिया कंटेंट एम्बेड करने के लिए, पर यूट्यूब के लिए नहीं होता। ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए होता है, ना कि यूट्यूब के लिए। और आई फ्रेम आपका यूट्यूब के लिए हो जाता है, वीडियो आपका लोकल वीडियो के लिए हो जाता है। नेक्स्ट देखो MS वर्ड में 2013 में सेंटेंस कैपिटलाइजेशन टोगल करने के लिए, यानी कि बदलाव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है शिफ्ट के साथ F3। आप प्रेस करके भी देखना है, MS वर्ड में जाना और शिफ्ट के साथ F3 सेलेक्ट करना, पहले टेक्स्ट को लिखकर 2-3 लाइन, और उसके बाद शिफ्ट के साथ F3 दबाना तो कैपिटल, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, इस प्रकार ये स्विच होते रहेगा। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर केस हो जाएंगे, लोअर केस, कैपिटलाइज ईज वर्ड हो जाएगा, या फिर जो भी टोगल केस है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अदर शॉर्टकट जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+Z अंडू के लिए, Ctrl+Y रीडू के लिए हो जाता है। नेक्स्ट देखोगे SQL में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड DDL नहीं है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो डेटा डेफिनेशन मतलब आप देखोगे टेबल बनाने, डेटाबेस बनाने से रिलेटेड बोले तो क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, ये सब जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। पर इंसर्ट जो है DML लैंग्वेज कहलाती है, डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब क्या है, सेलेक्ट कमांड डेटा मैनिपुलेशन के अंतर्गत आ जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ना कि DDL है। तो यहाँ DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऐसी कमांड जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर उसको बनाने, डिफाइन करने, टेबल को बनाने, इन सब चीज़ में काम आती है, जैसे क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। पर इंसर्ट कमांड आपकी DDL है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ना कि DDL है।
तो आप DDL के अंतर्गत और कमांड देख सकते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। इसके अलावा डेटाबेस के स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें मेंटेन करना इसका काम हो जाता है। DML का मतलब इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट, ये कमांड हो जाती है। ऐड, मॉडिफाई, रिमूव, रिट्राइव करना डेटाबेस को, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल और सेल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कर्नल हार्डवेयर से संपर्क करता है, जो कर्नल है वो हार्डवेयर से संपर्क करता है और सेल उपयोगकर्ता से संपर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्नल, यहाँ तथ्य सही बोल रहा है, कर्नल उपयोगकर्ता से संपर्क करता है, उपयोगकर्ता संपर्क नहीं करेगा, सेल रहता है बीच में। तो जो सेल है हार्डवेयर से संपर्क करता है, ये गलत है। कर्नल और सेल दोनों केवल हार्डवेयर से संपर्क, ये भी गलत है। कर्नल और सेल दोनों केवल उपयोगकर्ता से, ये भी गलत। तो बचा क्या है, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कर्नल रहता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर रहता है, हार्डवेयर में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो कर्नल हार्डवेयर से संपर्क करेगा और यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ बीच में होती है सेल, और सेल के बाद होता है यूज़र। इसका मतलब यूज़र कहाँ इंटरेक्ट करेगा, सेल में। तो सीधे सीधे क्या बोल रहा है, जो कर्नल है हार्डवेयर से संपर्क करता है, ठीक है, बिल्कुल सही। और सेल जो है यूज़र से संपर्क करता है, ये भी सही। इसका मतलब पहला ही राइट आंसर है, ए राइट आंसर है। आप ध्यान में रखिए इस चीज़ को। तो कर्नल मतलब हार्डवेयर जो है, मतलब यह सीधे हार्डवेयर बोले तो CPU, मेमोरी, इन डिवाइसों से इंटरेक्ट करता है और जो भी चीज़ है वो मेंटेन करता है। सेल आपका यूज़र से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जो भी इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है, वो वहाँ पे दिखाता है और प्राप्त करता है। कर्नल हमने देख लिए, सेल भी यहाँ यूज़र इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा सर्वर से जो फाइल डाउनलोड करते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया सर्वर और यहाँ हो गया आपका क्लाइंट। तो यहाँ अगर फाइल आ रही है तो वो कहलाएगी डाउनलोड, और यहाँ से अगर फाइल जा रही है तो वो अपलोड कहलाएगी। दोनों के लिए यूज़ हो जाता है FTP। क्या यूज़ हो जाता है, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। बाकी HTTP वेब पेज को ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से। SMTP ये होता है आपका क्या, मेल को भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रिसीव करने के लिए हो जाता है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और SNMP जो हो जाता है आपका एक प्रकार का जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो जाता है। तो यहाँ जो FTP है वो डाउनलोड और अपलोड के लिए उपयोग किया जाता है। HTTP हमने देख लिया, SMTP भी देख लिए, SNP मतलब नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करने के लिए और मॉनिटर के लिए। तो FTP के कार्य आप देख लेना। पोर्ट नंबर एक देखे तो 21 हो जाता है। मोड आप देखोगे तो एक्टिव मोड और पैसिव मोड हो जाता है। अल्टरनेटिव्स में SFTP मतलब सिक्योर FTP, और FTP सिक्योर यहाँ पे देखने को मिल जाता है S के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट नहीं है। कोर मतलब सबसे महत्वपूर्ण, तो फाइल सिस्टम है जैसे कि FAT, NTFS देखने को मिल जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, नेटवर्किंग भी है, पर वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट नहीं है। हालांकि यूज़र की ज़रूरत यहाँ पूरी होती है तो इसलिए इसे बोल देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट नहीं होगा। तो वेब ब्राउज़र यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ फाइल सिस्टम बोले तो फाइल डायरेक्टरी को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग बोले तो डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क कनेक्टिविटी को संभालता है। इसके अलावा वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखोगे, जावास्क्रिप्ट कोड डालने के लिए HTML एलिमेंट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो HTML एलिमेंट में आपको स्क्रिप्ट टैग लगता है और इसी का एक क्लोजिंग टैग भी होता है, मतलब स्क्रिप्ट का ही एक क्लोजिंग टैग हो जाता है। बाकी डॉट ये JS नाम का कोई एलिमेंट नहीं होता, .js होता है फाइल का, जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, कोड भी नहीं है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से देखे थे, HTML में आपको स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट इसके अंतर्गत भी आप कोडिंग लिख सकते हैं, और इसको हम हेड में भी उपयोग कर सकते हैं और इसको हम बॉडी में भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसका उपयोग टेक्स्ट ग्राफिक्स के अनेक टुकड़ों में, अनेक टुकड़ों मतलब आप देखोगे टेक्स्ट यहाँ लिखा, यहाँ टेक्स्ट लिखा, यहाँ टेक्स्ट लिखा, यहाँ टेक्स्ट, इसकी फॉर्मेटिंग को, इन सब की बात की जा रही है। तो इसमें समान फॉर्मेटिंग लागू करना, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मेट पेंटर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए राइट आंसर है। इसमें फॉर्मेट पेंटर में आप देखोगे तो आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस के जो प्रोग्राम है उन्हीं में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, जैसे साइज़ है, कलर है, बॉर्डर है, स्टाइल, इनको क्विकली कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है ताकि फॉर्मेटिंग की जा सके। ग्राफिक्स में भी काम कर लेता है, यहाँ तक कि टेबल में भी काम कर लेता है। आगे देखें तो आपको जो फॉर्मेट पेंटर है उसकी शॉर्टकट के रूप में भी आप देख सकते हैं, हमने पहले भी देखे थे। तो फॉर्मेट पेंटर आप देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, मैं दिखाई देता हूँ आपको एक तरीके से। हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और MS वर्ड ओपन करके हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल करके कुछ टेक्स्ट ले आते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम जो है यहाँ जाते हैं
और यहाँ जाकर हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, इसको मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ ऑलवेज शो, और यहाँ जाकर मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट करा, बोल्ड करा, जो भी कलर करा, अंडरलाइन। अब ये फॉर्मेटिंग मैं चाह रहा हूँ कि सब में अप्लाई हो, तो थोड़ा सा भाग भी आप ऐसे करोगे फॉर्मेट पेंटर में जाकर आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, इसको क्लिक करोगे तो आप देखिए इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते। देखिए फिर से फॉर्मेट पेंटर करें तो इसमें भी, यानी कि समान फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर की ज़रूरत यहाँ पे महसूस करते हैं या उसकी सहायता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन लिखा गया है एक, मतलब एक जो है आपका कोडिंग लिखी गई है प्रोग्राम, तो इसमें फंक्शन लिखा गया है सम, और सम में दो पैरामीटर है ए और बी, और ए और बी इसके अंदर जैसे ही आएंगे तो रिटर्न कर दिए जाएंगे दोनों प्लस करके। तो जब फंक्शन कॉल किया जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट का है, तो कंसोल डॉट लॉग एक प्रकार से डीबगिंग मोड में सर्वर साइड आउटपुट है एक प्रकार की स्टेटमेंट। तो इसमें सम हमने कॉल किए और सम में हमने दो आर्गूमेंट दिए 3 और 4, और 3 और 4 मतलब 3 चला जाएगा ए को और 4 चला जाएगा बी को, और दोनों अंदर जाएंगे और क्या हो जाएंगे 3 प्लस 4, इसका मतलब टोटल हो जाएंगे 7। और जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा सम, तो कंसोल डॉट लॉग यानी कि डीबगिंग मोड में क्या प्रदर्शित हो जाएगा 7, इसका मतलब राइट आंसर अभी 7 आ जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 और 4 जो है 7 हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा 7, कंसोल डॉट लॉग मतलब ब्राउज़र के कंसोल विंडो में ये प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम दिया गया फंक्शन के साथ, अब दिया गया मल्टीप्लाई, और यहाँ और ए और बी फिर से ले लिया गया। अब कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे क्या किया गया है, ए इंटू बी किया गया है। तो सिर्फ हमने फंक्शन को क्या है डिफाइन करें, फंक्शन बस डिफाइन करे हैं, ना कि इसको कॉल करें हम। जब इसको कॉल करेंगे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, और उसको हम वैल्यू देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ दे दिए मल्टीप्लाई और अंदर दे दिए 4,3, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 12। तो जब कॉल करेंगे तब आएंगे ना, तो यहाँ पे अभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसका मतलब ए राइट आंसर है। इट डज़ नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, क्योंकि इसको तो कॉल ही नहीं किया गया है और फंक्शन बिना कॉल के रन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए जो फंक्शन है उसको रिटर्न मतलब कॉल नहीं किया गया है, रिटर्न वैल्यू कब तक नहीं देगा, जब तक कि उसको कॉल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ डिफाइन किया गया है, और अगर हम इसका जो उपयोग है देखिए यहाँ पे जो रिटर्न लिखे थे और इधर हम कॉल करते तो ऐसा आउटपुट आ जाता। चलिए आगे देखें सीपीयू में क्या होता है भाई, सीपीयू में एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है बिल्कुल, ओनली मेमोरी नहीं होती, ओनली इनपुट डिवाइस, ओनली आउटपुट नहीं होती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर है। सीपीयू में रजिस्टर भी होते हैं, रजिस्टर मतलब उसकी खुद की मेमोरी जो कि फास्ट ऑपरेशन के समय उसकी सहायता करती है डेटा को स्टोर करने में और रिट्राइव करने में। कंप्यूटर का दिमाग भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, टेम्परेरी फास्ट स्टोरेज। आगे देखें सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो सिलिकॉन चिप को बोल देते हैं आईसी, बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसी को अपग्रेड करके हमने क्या बना दिए थे बीएलएसआई, मतलब एक प्रकार की माइक्रो प्रोसेसर जो 4th जनरेशन में यूज़ हुआ था। लॉजिक गेट तो आपके जो है डेटा को लॉजिक मतलब एक प्रकार से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग किए जाते हैं। रजिस्टर आपकी फास्ट मेमोरी है जो सीपीयू के साथ में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिलिकॉन चिप जो कि आईसी के रूप में जानी जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको किसने बनाया था, जैक किल्बी ने बनाया था। 3rd जनरेशन में इसकी शुरुआत हुई थी। आईसी के बारे में आप देख सकते हैं 1958 से 1959 में जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइसे के द्वारा इसको बनाया गया था सिलिकॉन, और जो अन्य जो मतलब इस पर जो सर्किट बनी थी सिलिकॉन चिप पर आधारित थी, एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी और मिक्स्ड सिग्नल पर आधारित थी। चलिए आगे देखें, यहाँ पे देखने मिलेगा किस प्रिंटर द्वारा एक अक्षर बोले तो एक कैरेक्टर को एक स्ट्रोक में प्रिंट किया जाता है। तो एक प्रिंटर है जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आ जाता है। इम्पैक्ट मतलब जो खटर पटर आवाज़ करते हैं, सीधे स्ट्रोक करके काम करते हैं, तो उसे बोल देते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो एक चक्र के हिसाब से ऐसे कैरेक्टर छपे रहते हैं, और जैसे जैसे ये चक्र घूमते जाता है वैसे वैसे कैरेक्टर स्ट्रोक करके छपते जाते हैं। तो एक बार में एक कैरेक्टर छपेगा डेजीविल प्रिंटर से, किससे छपेगा, डेजीविल। जो गुलबहार का फूल था उस आकार का था प्रिंटर, इसलिए इसका नाम कर दिया गया डेजीविल प्रिंटर। तो डेजीविल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो सिंगल कैरेक्टर को एक स्ट्रोक में छापता है। इसमें डेजी फ्लावर जैसी व्हील होती है, जिससे प्रत्येक जो पेटल है पर एक कैरेक्टर, या प्रत्येक जो प्लेट है या जो छड़ी होती है उस पर एक कैरेक्टर यहाँ पर छपा होता है। प्रिंटिंग के दौरान ये घूमते रहती है और स्ट्रोक करते रहता है कागज़ पर। बाकी डॉट मैट्रिक की बात करें तो कैरेक्टर को डॉट की सीरीज से बनाता है, मल्टीपल स्ट्रोक एक साथ होते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो इंक के माध्यम से प्रिंटिंग करता है। लेज़र भी एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट है जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग
करता है। आगे देखें, नेक्स्ट मिल जाता है निम्नलिखित में से कौन सी की दबाने पर आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं मिनिमाइज़ कर देता हूं, तो यहाँ आप देखोगे कोई भी चीज़, मान लीजिए एम एस वर्ड में चल लेते हैं, एम एस वर्ड में चले और हम चलते हैं फाइल, तो फाइल में चल गए और हम एस्केप की दबाएंगे, देखिए वापस आ गए। तो सिंपल सी बात, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस्केप। एस्केप ESC नाम से ये बटन होती है कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट में। चलिए आगे देखें, बी राइट, मतलब यहाँ पे आप देखोगे बी राइट आंसर है। स्केप बटन, साथ में एंटर की जो हो जाती है कमांड को इनपुट एग्जीक्यूट करने के लिए। शिफ्ट मॉडिफायर की है। टैब आपकी कर्सर को आगे ले जाने और पीछे लाने के लिए उपयोग की जाती है, इंडेंटेशन के लिए। CD जैसी स्टोरेज मीडिया जानकारी को पढ़ने और लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई CD में एक प्रकार की लेज़र किरणों को माध्यम से डेटा को स्टोर किया जाता है, तो इसके लिए उपयोग की जाती है लेज़र टेक्नोलॉजी। बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है, एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, डेटा को लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से रीड राइट करती है। CD जब डाटा लिखा जाता है तो लेज़र बीम डिस्क की सरफेस पर पिट्स और लैंड बनाता है। जब डेटा पढ़ा जाता है तो लेज़र बीम इन पिट्स और लैंड से रिफ्लेक्ट लाइट डिटेक्ट करती है, बाइनरी डेटा 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड बोले तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में इसको उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल रैम और रजिस्टर में उपयोग किया जाता है। इंक प्रिंटिंग तो आपका प्रिंटर में उपयोग की जाती है। और CD DVD ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल मीडिया आ जाती है। ब्लू रे डिस्क जो है हाई लेवल की जो मूवी HD मूवी है, 4K मूवी, उनको स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। जावा में न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है। तो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट एक प्रकार से देखें तो रन टाइम अवेलेबल, तो रन टाइम पे इसको जो है क्रिएट किया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को क्रिएशन रन टाइम पर होता है। कंपाइल टाइम पर केवल सिंटैक्स चेकिंग होती है, कोड ट्रांसलेशन होता है। रन टाइम पर JVM बोले तो जावा वर्चुअल मशीन मेमोरी एलोकेट करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाता है। इसलिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड हमेशा लगता है। जैसे क्लास बनाए स्टूडेंट, और स्ट्रिंग इसके अंदर ले लिए स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर हमने ले लिए एक प्रकार से नेम ले लिए, मतलब एक मेथड ले लिए जो स्टूडेंट के नाम से लिए तो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक क्लास टेस्ट लिए, और यहाँ पे हमने जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो आपका पब्लिक फंक्शन है, फिर स्टूडेंट S1 बना, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना S1, और उसको हमने रन टाइम पे क्या कर दी, पब्लिक जो प्रकार का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो फंक्शन है उसके अंतर्गत न्यू कीवर्ड से इसको क्या कर दी, इनिशलाइज। मतलब यहाँ पे जो n है उसको राहुल चला जाएगा स्ट्रिंग के रूप में, और जो भी है आर्गूमेंट मतलब हमने दे दिए और उसको रन कर दिया जाएगा। ठीक है। S1 को हमने रन कर दिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपको कंपाइल टाइम पे सिंटेक्स चेकिंग हो जाएगी, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट I बराबर 1+1+1+1 इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये हम देखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि प्रिंट यहाँ पे देखिए इंट लिया गया है और यहाँ पे आपको सीधे प्रिंट कर दिया गया है, और एल्स भी लगा है। तो एल्स कब आता है, एल्स भाई इफ़ के साथ आता है जोड़े से, तो यहाँ तो इफ़ है ही नहीं, तो ये प्रोग्राम में एरर आएगी। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है। इफ़ लगेगा तब यहाँ काम होगा। जैसे मान लीजिए इफ़ लगा है, इफ़ बराबर है 5 के, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या और यहाँ पे आपको जो है जावा का प्रोग्राम है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लगेगा, तब ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है जावा में एरे क्या होते हैं। भाई एरे एक प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत सेम टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ किसके अंतर्गत, तो देखिए एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। एरे एक प्रकार का ऑब्जेक्ट माना जाता है, और इसके अंतर्गत सेम मतलब एक प्रकार की सेम वैल्यू को यहाँ पे रखा जाता है। और जो एरे है इंट, इस प्रकार से आर्गूमेंट लिए एर, और न्यू करके अगर इनिशलाइज करना है तो हमने यहाँ पे दे दिए क्या, यहाँ पे 5 दे दिए। तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो कि 5 वैल्यू के स्टोर करेगा इसके अंतर्गत। जावा में वैलिड कैरेक्टर जो वैलिड स्टेटमेंट है वो क्या है, तो केयर करके हमने एक एरे लिए हैं CH, और यहाँ न्यू करके उसको इनिशलाइज करे हैं। तो 5 कैरेक्टर तो दिए हैं, पर इसको हम इस प्रकार देंगे। तो दूसरे में देखिए केयर करके हमने CH लिए हैं और न्यू करके हमने 5 कैरेक्टर दिए, सही है। बाकी ये वाला भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, क्योंकि इनिशलाइज में यहाँ नंबर ही नहीं दी गए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट है इसका उपयोग किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट का एरे के लिए। साइज़ को इस प्रकार देना होता है, इसलिए जो कैरेक्टर है जो न्यू कैरेक्टर हमने लिए हैं 5, एक वैलिड स्टेटमेंट है। 5 कैरेक्टर का एरे बना रहा है, और अन्य जो है आपके गलत कहलाएंगे। जावा में फ्लोट और डबल जो डेटा टाइप है उसका साइज़ कितना होता है, तो इसका साइज़ हो जाता है 32 और 64। इसका मतलब ए राइट आंसर है।
तो यहाँ जो जावा में फ्लोट और डबल डेटा टाइप है, साइज़ हमेशा फिक्स्ड होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि फ्लोट का साइज़ 32 बिट 4 बाइट हो जाता है, और यहाँ पे जो डबल है, डबल को 64 बिट बोले तो 8 बाइट में लिखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सिंटैक्स बोले तो जो फॉर्मूला लिखते हैं या सिंटैक्स लिखते हैं उसकी एरर, रन टाइम में एरर, लॉजिकल एरर, तो तीनों मतलब एरर है बोले तो ऑल ऑफ द एबव, डी आपका राइट आंसर है। तो जावा में आप देखोगे तो सिंटैक्स एरर मतलब कोड में ग्रामर से रिलेटेड एरर, बोले तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, और यहाँ पे जो है क्लोजिंग मिसिंग है, पैरेंथेसिस, यहाँ सिंटैक्स एरर आएगी। रन टाइम एरर में देखोगे तो जैसे लेट एक्स लिए अनडिफाइंड है तो कंसोल डॉट लॉग एक्स लेंगे, रन टाइम एरर आएगी, ठीक है, मतलब रीड प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ अनडिफाइंड, इस प्रकार की एरर। लॉजिकल एरर की बात करें, जब कोड चलता है तो आउटपुट गलत आता है क्योंकि लॉजिक गलत होता है, तो इस प्रकार की एरर यहाँ देखने को मिल जाती है। तो ये सभी एरर है। निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है? तो देखिए बूलियन है, स्ट्रिंग है, नंबर है, सेट नहीं है, सेट इसका डाटा टाइप नहीं है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। तो ये तीनों है ट्रू और फॉल्स, स्ट्रिंग के लिए, नंबर के लिए, जबकि सेट जो है आपका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का, ना कि डाटा टाइप है। यह यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे लेट माई सेट और न्यू सेट यहाँ पे दे दिए 1 2 3 3, इस प्रकार से आप देखोगे तो ये जो एक है इसको हटा देंगे और यहाँ एक प्रकार से उपयोग किया जाएगा यूनिक वैल्यू के लिए। कुछ आप देख भी सकते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव, यहाँ देख लेना। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट कोड में कमेंट लिखने के लिए सही तरीका क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट आप इस प्रकार लिख सकते हैं, सिंगल लाइन, और इस प्रकार आप डबल लाइन, इसका मतलब दोनों ही सही, सी राइट आंसर है, ठीक है। ये हमने देखे भी थे पहले, हमने जो प्रैक्टिकल क्लास देखे जावास्क्रिप्ट की वहाँ सारी चीज़ें देखे थे। नेक्स्ट है वाइल लूप शुरू करने का सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो वाइल लूप देखिए आप देखेंगे तो वाइल लूप जो है, वाइल सी छोटा है या बराबर है 15 के, ये सही है। फिर उसके बाद ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब ए राइट आंसर है। वाइल मतलब एक प्रकार की लूपिंग स्टेटमेंट है, और इसी के भाई बंधु में आ जाता फॉर लूप, और एक आ जाता डू वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप जो है इस प्रकार से वाइल और कंडीशन हो जाता है। एग्जांपल के लिए देखेंगे तो वाइल, जैसे मान लीजिए सी की वैल्यू 1 दे दिए, सी कब तक छोटा है? जब तक कि 15 या बराबर ना पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिए सी प्रिंट करेगा, सी हर बार प्लस करेगा, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो 1 से 15 तक के नंबर प्रिंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। प्रिंट भी उपयोग कर सकते हैं जावा में, पर एल एन जो है लाइन को जो है नई लाइन में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है HTML में टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए क्या लगाते हैं? यू टैग लगाते हैं। यू टैग इस प्रकार आप देख सकते हैं, UL तो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती है, ये टैग नहीं होता, ये भी टैग नहीं होता, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं P के बाद हमने दिस लिखे और यू लगा दिए अंडरलाइन, तो ये इतना वाला जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन आ जाएगा। नेक्स्ट HTML टैग में अधिक जानकारी जोड़ने के लिए कौन सा स्पेसिफिकेशन प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उपयोग किया जाएगा माइक्रो डाटा। क्या उपयोग किया जाएगा? माइक्रो डाटा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। माइक्रो डाटा HTML5 की स्पेसिफिकेशन है, जिसका उपयोग HTML टैग में एक्स्ट्रा यानी सिमेंटिक मेटा डेटा जोड़ने के लिए किया जाता है, और यह वेब पेज को मशीन रीडेबल बनाता है ताकि सर्च इंजन और अन्य एप्लीकेशन कंटेंट को बेहतर समझ सके। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो एग्जांपल में आप देखोगे डिव है, आइटम स्कोप इस प्रकार से देखिए, माइक्रो डाटा हम लिख सकते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें, और जो आपका डिव है उसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आप देखोगे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें आपको जो पब्लिक क्लास सॉल्यूशन लिए हैं और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS यानी जावा प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है, और इंट करके एक्स लिए हैं 5, और यहाँ हमने दे दिए हैं एक्स जो है, मतलब यहाँ x बराबर क्या कर दिए, 3 बड़ा है 7 से, तो क्या हो जाना चाहिए 2, और नहीं तो क्या आ जाना चाहिए 3 आ जाना चाहिए। तो अभी देखिए 3 बड़ा है क्या? अच्छा, यहाँ पे जो है आप ऐसा देखोगे तो यहाँ पे आपको जो 3 ना लिख कर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो है x लिखना होगा। यहाँ स्टेटमेंट क्या आएगी? x, ठीक है। मतलब x में क्या डाले हमने 5, और x को ही हम बड़ा छोटा करेंगे तब तो पता चलेगा 3। अच्छा 3 को भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम ठीक है। मतलब यहाँ हम जो है 3 भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 बड़ा है या मतलब बड़ा बराबर तो यहाँ लिखा नहीं है, 3 बड़ा है 7 से, तो आना चाहिए क्या? यहाँ पे आना चाहिए 2 और नहीं तो 3। तो अभी तो फिलहाल में 3 स्टोर होगा। राइट आंसर अभी क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए 3 बड़ा है 7 से तो ठीक है, और नहीं तो 3 प्रिंट हो जाए, ठीक है। 2 प्रिंट होगा कब? जब बड़ा होगा। चलिए आगे देखें, एक और एग्जाम्पल दिया गया है पाइथन का।
टू यहाँ पावर दिया गया, देखिए डबल स्टार लग गया मतलब पावर, और 3 बार डबल स्टार लगे मतलब फिर से पावर। तो पहले तो कोष्टक वाला हल होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 × 3 तो क्या आ जाएगा 9, और फिर बाहर निकलेंगे तो 2 × 2 मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 2 की पावर 9, और 2 को 9 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 512। क्या आ जाएगा 512। दूसरा देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल जा रहा है, 2 × 3 बोले तो कोष्टक है, तो 2 × 3 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। फिर बाहर निकल कर बोले तो 8 × 2 बोले तो 2 पावर आ जाएगी, तो 8 × 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो दूसरा आंसर क्या आ रहा है 64, तो राइट आंसर आपका यही होगा। तीसरा भी यही आने वाला है, क्योंकि इधर वाला पहले हल करेंगे फिर बाद में इधर। तो 3 × 2 मतलब ये 9 आ जाएगा, 9 की पावर मतलब 2 की पावर 9 मतलब फिर से 512। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी डबल आता है तो ये क्या कहलाते हैं, पावर कहलाते हैं, पावर ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको। तो आप इसको एक बार देख लेना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेम टैग के अंतर्गत कौन सा एट्रीब्यूट आवश्यक नहीं है। तो देखिए फ्रेम टैग, जैसे हम मान लीजिए एक विंडो है और एक विंडो में हम मल्टीपल फ्रेम को दिखाना चाह रहा है जैसे ऐसे, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं हम फ्रेम सेट। क्या लेते हैं, फ्रेम सेट लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमको जो है फ्रेम सेट देखने को मिल जाता है, फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट के अंतर्गत हम क्या लेते हैं, फ्रेम सेट में हम रो और कॉलम ले लेते हैं, और फ्रेम एसआरसी ले लेते हैं, फ्रेम की हाइट और विड्थ भी ले लेते हैं। इसका मतलब बी, सी और डी सही है, फ्रेम बॉर्डर नहीं है। फ्रेम बॉर्डर यहाँ पे आवश्यक जो है एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, फ्रेम बॉर्डर केवल दिखाने छुपाने के लिए होती है, ऑप्शनल होती है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक में 3 चीज़ें जाती है, एसआरसी, हाइट और विड्थ आ जाती है। नेक्स्ट है पाइथन में वेरिएबल नेम के लिए कौन सा सत्य है। तो वेरिएबल जो है केवल अंडरस्कोर और M% अलाउ होता है। अनलिमिटेड लेंथ, यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्राइवेट मेंबर को लीडिंग और ट्रेलिंग जो है अंडर स्कोर्स होना चाहिए, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही सत्य है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो जो वेरिएबल नेम की लेंथ है वो अनलिमिटेड होती है पाइथन के अंतर्गत, यानी आप बहुत लंबे नाम भी बना सकते हैं। अलाउ कैरेक्टर में आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे, कैपिटल स्मॉल, डिजिट्स मिल जाएगी पर बाद में मिलेगी, शुरुआत में नहीं। अंडर स्कोर मिल जाएगा शुरुआत में और बाद में। M% यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये पहला भी यहाँ पे कैंसिल था। नेक्स्ट है HTML में HR जो है, HR टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक अंडरलाइन नहीं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए किया जाता है। तो यहाँ कंटेंट को इटैलिक करने, सेक्शन के बीच में वर्टिकल रूल नहीं, लाइन ब्रेक ये भी नहीं, सेक्शन के बीच में हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला सही है। तो ये आपका डी सही है, मतलब 3 गलत हो गए, डी आपका सही मिल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो, जैसे हमने H2 लिखे, P लिखे और HR डाल दी, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई। और बाकी जगह भी हम ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे BR डाल दिए तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट है पाइथन भाषा में कोड ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए क्या होता है, क्या प्रयोग होता है। तो यहाँ पे उपयोग होता है इंडेंटेशन। क्या उपयोग होता है, इंडेंटेशन। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जैसे इफ़ ट्रू लिखें फिर इंडेंटेशन मार्क है, देखिए इधर आए, तो ये इस प्रकार से कोड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट देने के लिए क्या करते हैं, ट्रिपल कोट लगाते हैं, जैसे हमने पहले भी देखे थे। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। ट्रिपल कोट आप देख सकते हैं, जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन के लिए तो हैज़ लगाते हैं, ये आप देखे थे पहले भी। MS एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट जो F12 है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो F12 से सेव एस होता है, मतलब बी राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो कंट्रोल एस से भी सेव होता है, पर यहाँ पे सेव एस होता है F12 से। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू वर्कबुक, अल्टर F4 से एग्जिट हो जाता है। और फाइल एक्सटेंशन के रूप में भी देखें तो XLSX नए एप्लीकेशन के लिए, पुराने एक्सटेंशन XLS, उसके बाद CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल और PDF, ये सारी चीज़ों में इसको सेव कर सकते हैं। पावर पॉइंट में नोट्स टाइप करने के लिए कौन सा फीचर का उपयोग किया जाता है। नोट्स टाइप करने के लिए देखिए स्लाइड शो नहीं होगा, जूम भी नहीं होगा, स्लाइड मास्टर भी। नोट्स पेन का उपयोग किया जाता है नोट्स को टाइप करने के लिए। मान लीजिए एक स्लाइड है, स्लाइड के बारे में स्पेशल नोट देना, नीचे नोट्स पेन होता है, इसके जस्ट नीचे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड शो तो प्रस्तुति के लिए हो जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए। जूम आपका स्लाइड को जूम करने के लिए। स्लाइड मास्टर यूनिफॉर्मिटी के लिए उपयोग किया जाता है, सेम लेआउट को निर्धारित करने के लिए। पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फ़ॉन्ट इफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए शैडो, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, ये तो तीनों होते हैं, एम्बोस नहीं होता। कैसे पता, आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नहीं होता वो आपका राइट आंसर होगा, एम्बोस।
इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए शैडो, मतलब जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा शैडो आ जाती है, अंडरलाइन, नीचे लाइन, स्ट्राइक थ्रो बीच में से क्रॉस कर देता है ऐसा, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। पाइथन में कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन के रूप में देखें तो ये प्रिंट है। कौन है? प्रिंट। प्रिंट यहाँ पर राइट आंसर है। प्रिंट है बिल्ट इन फंक्शन। फैक्टोरियल या मैथ्स मॉड्यूल होता है। उसके अलावा बिल्ट इन नहीं है। सीड आपका रैंडम मॉड्यूल में होता है, ये भी बिल्ट इन नहीं है। स्क्वायर टी भी मैथ्स मॉड्यूल है, ये भी बिल्ट इन नहीं है। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसके बाद कमेंट बॉक्स फीडबैक के लिए हो जाता है, रिव्यू के लिए। टेक्स्ट लेयर पावर पॉइंट में ऐसा कोई फीचर नहीं है, ये तो फोटोशॉप का है। नोट बॉक्स ये भी एक प्रकार से नोट पेन में होता है, प्रेजेंटर के लिए एक प्रकार का। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन नहीं होता है? स्लाइड लेआउट में आपको जो है टाइटल भी दिखेगा, कंटेंट भी, लिस्ट भी दिखेगा, पर एनिमेशन नहीं दिखेगा। स्लाइड लेआउट में क्या दिखेगा? सिर्फ जो स्लाइड है उसके टाइप से दिखेंगे लेआउट। एनिमेशन टैब में आपको एनिमेशंस मिल जाएंगे। बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कौन सा पेज ब्रेक उपलब्ध है, तो भाई डबल पेज ब्रेक नहीं होता, टेक्स्ट इंटरसेक्शन नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता, रूट ब्रेक भी नहीं होता। कॉलम ब्रेक होता है, जैसे मान लीजिए एक पेज है, पेज में हमने 2 कॉलम बनाया, अगर यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा और कॉलम ब्रेक करेंगे तो वो नए कॉलम से आ जाएगा, इसको बोल देते हैं कॉलम ब्रेक, ठीक है। याद रखना इन चीज़ को। नेक्स्ट है, आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एमएस वर्ड में कीबोर्ड से हाइपरलिंक जोड़ने का सही तरीका क्या है। तो कंट्रोल प्लस के दबाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, उसमें लिंक को पेस्ट करेंगे या लिंक को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर प्रेस करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 सही क्रम दिया गया है, हालांकि ये वाला 1 2 3 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। आप देख भी लेना इसको उपयोग करके। एमएस वर्ड में हम कोशिश करेंगे एमएस वर्ड को जो कंप्लीट क्लास है वो लेकर आएँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसको आप देखते रहिए, मतलब जितनी भी डिटेल क्लासेस है। आगे चले एमएस एक्सेल में जो काउंट इफ़ है, देखिए काउंट तो गिनने के लिए हो जाता है, पर इफ़ जो हो जाता है स्पेशल फंक्शन, बोले तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्यों उपयोग किया जाता है। तो काउंट जो है सेल, काउंट सेल एज स्पेसिफाइड, काउंट ब्लैंक सेल नहीं, ब्लैंक सेल नहीं होगा, काउंट सेल विद नंबर नहीं, रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। मतलब ये पहला ही राइट आंसर है। काउंट सेल को काउंट करेगा एज अ स्पेसिफाइड, जो भी हमने स्पेसिफाई करे। मान लीजिए हमने दिए हैं क्या यहाँ पे, काउंट इफ़, क्या दिए हैं? काउंट इफ़, और यहाँ दे दिए A1 से लेकर A10 तक, A10 तक हमने दे दिए ये रेंज, और कॉमा लगा के हमने क्या दे दिए डबल कोट में कि भाई सी को गिनेगा, ए को गिनेगा। तो स्पेसिफाई करे हैं तब गिन रहा है, वैसे नहीं गिन रहा है। तो राइट आंसर आपका देख लिया आपने। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं आंसर में, एक्सेल की कंप्लीट क्लास में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो देखिए सम फंक्शन है, मिन भी है, मैक्स भी है, पर सब्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है। सी राइट आंसर है। तो यहाँ देख सकते हैं सम फंक्शन टोटल करने के लिए, मिन फंक्शन रेंज में बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के लिए, और मैक्स फंक्शन बड़ी वैल्यू के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे एक्सेल में कौन सा फीचर तय मापदंडों के अनुसार कॉलम ए का डाटा प्रदर्शित करता है। तो जब हम एक्सेल में कोई भी सीट बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम जो भी चीज़ें यहाँ कंडीशन लगाएंगे उसके हिसाब से यहाँ डाटा प्रदर्शित होगा। तो ये काम किया जाता है फिल्टरिंग के माध्यम से। और अरेंज करने की बात होती है सॉर्टिंग में। फॉर्मूला किसी भी कैलकुलेशन के लिए, पिवोट टेबल समरी के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में जो इंडेंट होता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इंडेंट होता है लेफ्ट से और राइट से, एक और हो जाता है फर्स्ट लाइन से और एक और हो जाता है लास्ट लाइन से। तो यानी कि हैंगिंग इंडेंट लास्ट लाइन वाला, फर्स्ट लाइन पहली लाइन के लिए, लेफ्ट और राइट, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, इसका मतलब डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के मार्जिन एडजस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई मार्जिन के लिए मार्जिन उपयोग करेंगे ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और 4 प्रकार की मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, और 2 होती है आपकी बाइंडिंग की मार्जिन। 2 बाइंडिंग की मार्जिन कौन सी? टॉप होती है और एक होती है लेफ्ट, मतलब कोई भी एक काम करती है, जिसे हम बोल देते हैं गटर मार्जिन। क्या बोल देते हैं? गटर मार्जिन, बाइंडिंग के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका वर्ड है, वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का लाभ क्या है कि भाई वर्ड फाइल को अगर पीडीएफ में बदल दोगे तो उससे क्या है, देखिए करेक्ट फॉर्मेटिंग, मतलब किसी और जगह फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है तो फॉर्मेटिंग करेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही जैसी फॉर्मेटिंग दी है वैसे ही चली जाएगी पीडीएफ में। मोबाइल डिवाइस में कंपेटिबिलिटी, किसी भी मोबाइल डिवाइस में ओपन हो जाती पीडीएफ, सही है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही। तो मतलब सभी यहाँ पर राइट आंसर है डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी सही है भाई, पीडीएफ में कन्वर्ट करने पर फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक वैसी रहती है।
मोबाइल डिवाइस में भी आसानी से कंपेटिबल हो जाती है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो पीडीएफ के लिए लाभ हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? इलास्टिसिटी मतलब बढ़ाया जा सकने वाला और कम किया जा सकने वाला, यानी कि एबिलिटी टू स्केल अप यानी कि स्केल डाउन। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाता है डायनेमिकली। बी आपका राइट आंसर है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी मतलब स्केलेबिलिटी यानी डाउन करना और अप करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो विंडोज सीई, आरटी लिनक्स, वी एक्स वर्क, तो ये तीनों है। ऑल ऑफ द एबो यानी कि डी राइट आंसर है। देख लेते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो जाता है ऐसे सिस्टम जो टाइम को ध्यान में रखकर एग्जैक्ट टाइम में कोई डेडलाइन सीमा को पार नहीं करते, उस पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उन्हें बोल देते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। तो विंडोज सीई जो है एम्बेडेड सिस्टम में लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रियल टाइम को भी सपोर्ट करता है। आरटी लाइनक्स ये रियल टाइम वेरिएंट है जो कि डिटर्मिनिस्टिक शेड्यूलिंग प्रदान करता है। फिर वी एक्स वर्क जो है वाइडली यूज्ड कमर्शियल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एरोस्पेस है, डिफेंस, इनमें उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन उसमें, ठीक है, रियल टाइम के रूप में। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार है भाई? बैड ब्लॉक रिकवरी के लिए, बूटिंग फ्रॉम डिस्क के लिए, डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार है, यानी कि ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए बैड ब्लॉक रिकवरी मतलब डिस्क पर ख़राब सेक्टर को मैनेज करना, डेटा को सुरक्षित करना। बूटिंग जो फ्रॉम है, बूटिंग फ्रॉम डिस्क है, कंप्यूटर स्टार्ट करने में मदद करना। डिस्क इनिशियलाइजेशन डिस्क को फॉर्मेट और इनिशियलाइज करने की प्रक्रिया में ओएस को संभालता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे आरटी लाइनक्स तो है, वी एक्स वर्क भी है, इसका मतलब दो है। यहाँ क्यू एन एक्स भी है, पाम ओएस यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर है। पाम ओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पुराने हैंड हेल्ड डिवाइस पाम पीडीए के लिए बनाया गया था, जबकि क्यू एन एक्स जो है कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम रूप से, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पास है यानी कि PAS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोल देते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोले तो ए राइट आंसर है। इसमें आप देखोगे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है PaaS क्लाउड प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जिसके अंतर्गत आपको डेवलपमेंट टूल, रन टाइम एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विसेज, AWS एलास्टी जो बीन स्टैक है, ये चीज़ें मिल जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है वर्चुअलाइजेशन। क्या उपयोग किया जाता है? वर्चुअलाइजेशन, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्लाउड आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं भाई? क्लाउड आर्किटेक्चर वैसे तो 3 प्रकार के थे पहले के समय में, पर अभी मॉडर्न तरीके में देखें तो ये जो है 4 प्रकार के मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो है डी नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। आप 3 प्रकार कौन कौन से थे? पब्लिक क्लाउड था जो कि सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किए जाते थे, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर, गूगल क्लाउड। फिर प्राइवेट आया, केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड थे। हाइब्रिड आया, फिर उसके बाद दोनों को मिक्स करके बोले तो पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन। फिर एक और आ गया कम्युनिटी, समुदाय बेस्ड, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट करते हैं। तो पहले ये तीनों थे, पर अभी कम्युनिटी भी जुड़ गया है, तो इसलिए 4 आएगा ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा B2C ट्रांजैक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए B2C के लिए मतलब यहाँ देखिए आपको क्लॉथेस मिल जाते हैं जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में, फ्लावर्स मिल जाते हैं, एयरलाइन रिजर्वेशन टिकट भी मिल जाती है, तो इसका मतलब डी राइट आंसर, उपयुक्त नहीं है, नन। तो डी राइट आंसर है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए क्लॉथ्स बोले तो B2C में आ जाते हैं, फ्लावर्स B2C में, एयरलाइन में कंज्यूमर डायरेक्टली टिकट बुक कर सकते हैं, ये भी B2C में आ जाएगा, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, यानी कि DBMS है। नेक्स्ट देखोगे तो आपको छोटे व्यापार के लिए ई-कॉमर्स का कौन सा नुकसान है? छोटे व्यापार के लिए जो ई-कॉमर्स का नुकसान है वो उसमें आप देखोगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब डी राइट आंसर है, इंक्रीज्ड कंपटीशन। शॉपिंग कार्ट क्या है? शॉपिंग कार्ट एक वर्चुअल रूप से उपयोग किया जाने वाला एक बॉक्स है या फिर बास्केट है, तो यहाँ देखिए वर्चुअल कार्ड यूज फॉर शॉपिंग ऑनलाइन, इसका मतलब बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? भाई ई कॉमर्स का प्रकार B2C भी है, बिजनेस टू कंज्यूमर,
बिजनेस टू बिजनेस भी है, कस्टमर टू कस्टमर भी है। तो ऑल ऑफ द एबव यानी कि डी राइट आंसर है। CSS प्रॉपर्टी जो कि बॉर्डर के बाहर लाइन खींचने के लिए काम करती, मान लीजिए बॉर्डर है और बॉर्डर के बाहर भी एक और लाइन खींचना है तो उसके लिए उपयोग की जाती आउटलाइन। क्या उपयोग की जाती? आउटलाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए बॉर्डर लेना है तो 3 प्रॉपर्टी आ जाती है, 3 वैल्यू आ जाती है। आउटलाइन बॉर्डर के बाहर, पेडिंग बॉर्डर के अंदर की स्पेसिंग, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है जो नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट था 17 नंबर का, इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको आगे ठीक करने की कोशिश करूँगा जो भी चीज़ है आपका। और पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।